हेलो गाइस। आज मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आज मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। और ये आईबीसी कोड सीए फाइनल, सीएमए फाइनल और सीएस फाइनल के लिए एप्लीकेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरी इंस्टीट्यूट दे विल आस्क 10 मार्क्स फ्रॉम हियर। इट्स कंपल्सरी। minimum 10 marks they will ask from this chapter. So now I will start this chapter, IBC code 2016. First of all I will discuss कि why we call this is code, why we call this is a code. चलिए देखिए, इसको कोड क्यों बोला जाता है। और भी जितना भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं उसमें एक्ट बोला जाता है, इसमें कोड क्यों बोला जाता है। इसमें कोड इसलिए बोला जाता है कि इससे पहले आईबीसी आने के पहले बहुत सारे लॉ आए, जिससे कि बैंक का जो एनपीए हो जाता है उसका रिकवरी करने के लिए। बट कोई ऐसा लॉ सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि बैंक का जो एनपीए या डेट है जो रिकवर कर पाया। इसलिए आईबीसी कोड 2016 में लाया गया। तो कोड क्यों बोला गया। कोड इसलिए बोला गया कि जो भी पहले भी जितना भी एक्ट आया था, जैसे आया सरफराइसी एक्ट 2002 आया, सिक इंडस्ट्री कंपनी एक्ट 1985 आया, सरफराइसी सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो आया था 2002 में हो गया, प्रेसिडेंसी टॉन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में आया, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 1920 में आया, एलएलपी एक्ट जो 2008 में आया। जितना भी एक्ट आया था सब रिकवरी के लिए ही आया था, बट कोई भी एक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस सब से जितना भी जो एक्ट पहले आया है सबसे कुछ न कुछ पॉजिटिव पॉइंट वहाँ से लेकर करके और आईबीसी कोड में इम्प्लीमेंट किया। तो इसलिए सब जितना भी एक्ट है उसका समरी है कोड, जितना भी एक्ट है उसका समरी है कोड। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया है, जितना भी पहले जो एक्ट आया था उसी का समरी है। या बोलिए कि पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव वहाँ जो लिखा हुआ था एक्ट में वो यहाँ पे लाया गया है। अब चलिए हम लोग आईबीसी कोड स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो सबसे पहले कहता है कि ये कोड किस पर्पस के लिए लाया गया, इसका प्रियम्बल क्या था। देखिए, एज पर प्रियम्बल ऑफ दिस कोड द पर्पस ऑफ दिस कोड। ये कोड किस लिए लाया गया, इसका प्रियम्बल क्या था। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन एंड पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल हो गया, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, चाहे कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी हो गया, तो उन लोगों का जो डेट है वो कंसोलिडेट करने के लिए लाया गया है कि कितना किसका बकाया है। और वो टाइम बाउंड मैनर लिमिटेड पीरियड में रिकवरी कर करके देगा, कंपनी हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो या इंडिविजुअल हो। या फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, और उसका जो एसेट का है वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा में सेल ऑफ हो, तब जा कर के वो अपना लायबिलिटी पे ऑफ कर सके। चाहे टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप हो सके, टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। एप्लीकेबिलिटी, आईबीसी कोड किस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो ये जो आईबीसी कोड है कंपनी पे एप्लीकेबल है। जितना भी कंपनी इंडिया में जो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है उन लोग पे एप्लीकेबल है। जो भी कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, जो भी कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट है उन लोग पे भी एप्लीकेबल है। तो जो भी कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट है वो है बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन लोग पे भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी पे भी एप्लीकेबल है आईबीसी कोड। एलएलपी एक्ट 2016 आप लोग पढ़े होंगे, उस पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल है। अदर बॉडी कॉर्पोरेट अस मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी जो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उस पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल रहेगा। पार्टनरशिप फॉर्म या इंडिविजुअल उस पर भी आईबीसी कोड एप्लीकेबल है। पर्सनल ग्रांटर टू कॉर्पोरेट डेटर इन पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल, ये सब पर आईबीसी कोड एप्लीकेबल है। चलिए हम लोग तो पढ़ने की आईबीसी कोड किस पे एप्लीकेबल है और अब किस पे एप्लीकेबल नहीं है ये देखते हैं।
कोड नॉट अप्लीकेबल टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ये जो कोड है किस पे अप्लीकेबल नहीं है, जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उन लोग किसी पे भी ये आईबीसी कोड अप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए इस पे देख लेते हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट इन फाइनेंस सेक्टर एज पर सेक्शन 3 subsection 7 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 states that corporate person shall not include any financial service provider. Thus, the code does not cover bank, financial institution, insurance company, asset reconstruction company, mutual fund, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड। ये सब पे भी आईबीसी कोड 2016 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कहता है कि द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड रेगुलेटरी बॉडी, ये जो आईबीसी कोड है, आईबीसी कोड 2016, इसका 5 पिलर है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड रेगुलेटरी बॉडी, जो आईबीसी कोड है इसका 5 पिलर है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग IBBI बोलते हैं, एजुकेटिंग अथॉरिटी, जिसको हम लोग NCLT या DRT इन आईबीसी कोड में बोलते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हो गया, जो कि 3 एजेंसियां हैं आईबीसी कोड में, ICAI, ICSI या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तीनों एजेंसियां हैं आईबीसी कोड 2016 का। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो लोग होते हैं कि जो कि CA, CS या CMA या एडवोकेट जो कि प्रैक्टिस में है एटलीस्ट 15 ईयर्स, तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मीन्स होता है कि कोई भी कंपनी होता है वो लोन लेता है, और लोन ले करके वो कितना लोन डिफ़ॉल्ट किया और कितना लोन वापस रिपे किया, तो उसी को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये टेबल हम लोग देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिवीज़न किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका सेकंड डिवीज़न किया गया एजुकेटिंग अथॉरिटी। ये जो IBBI है इसका फर्दर सब डिवाइडेड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और ये जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है ना, इसके अंदर NCLT भी आता है, DRT भी आता है। जो भी कंपनी अगर पैसा डिफ़ॉल्ट करता है तो NCLT के पास जाएगा जो भी क्रेडिटर है, और अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो कोई भी क्रेडिटर DRT के पास जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। Insolvency and Bankruptcy Board of India and Insolvency and Bankruptcy Board of India will be established by central government under section 188 subsection 1 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016। IBBI को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज किया है एज पर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 ऑफ IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है? एजुकेटिंग अथॉरिटी NCLT भी हो सकता है और DRT भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेटिंग अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनी एक्ट 2016 is the adjudicating authority for the purpose of insolvency resolution and liquidation for corporate person। जो भी corporate person means जो भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए NCLT को अप्लीकेशन करना होगा। और एक और है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT विल बी एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म। जो भी इंडिविजुअल है या फर्म है तो वो अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो DRT को अप्लीकेशन करेंगे। As per section 179 subsection 1 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, power of adjudicating authority are specified in section 179 subsection 2 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016। DRAT Debt Recovery Appellate Tribunal will be appellate authority as per section 181 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016। कहता है कि अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT में अगर
कोई भी पिटीशन फाइल किया और उससे अगर उसका डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्दर DRAT डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में फिर से अपील कर सकता है, ये बोल रहा है। तो फिर ये बोलता है कि इसका कितना दिन के अंदर, मीन्स व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू अपील फॉर DRAT या NCLAT, मीन्स नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ NCLAT एंड DRAT कैन बी फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। और अगर ये सब या NCLT और DRT से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो NCLAT और DRAT को नेक्स्ट पिटीशन फाइल कर सकता है विदिन 45 डेज। अगर इस पर भी नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड under section 2001 of insolvency and bankruptcy code 2016 and insolvency professional agency as per section 3 subsection 20 of the insolvency and bankruptcy code 2016. Insolvency professional agency will develop professional standard code of ethics and can be first level regulator for insolvency professional member. This will lead to development of competitive industry for this such professional. इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऐसे इंडिया में 3 है, एक तो है ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और एक और है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये 3 इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। कोई भी पर्सन अगर इंडिया में CA CS CMA अगर क्वालिफाइड हो जाता है तो वो अगर प्रैक्टिस में जाता है तो एटलीस्ट 15 ईयर्स अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो किसी भी 3 एजेंसी में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है। अब आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 invests a very big role for insolvency professional. It is invests that most of the work relating to insolvency and bankruptcy will be handled by the insolvency professional. Insolvency professional means a person enrolled under section 206 of insolvency and bankruptcy code 2016 for insolvency professional agency is member and registered with the board. मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वही होता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वही लोग होता है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में रजिस्टर करवाता है और वहाँ का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करता है, और फिर अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो वो उसको अप्रोच करेगा कि हाँ मैं किसी कंपनी का पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को वो ज्वाइन करेगा। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एज पर सेक्शन 210 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एज पर section 2 subsection 21 of insolvency and bankruptcy code 2016 they will have to be registered with the board as per section 209 of insolvency and bankruptcy code 2016. फिर कहता है कि the information utility shall provide service as may be specified by the board. It will also provide core service to any person if any such person comply the term and condition as be notified in section 213 of the insolvency and bankruptcy code 2016. One more point I have missed here. The insolvency and bankruptcy professional are expected to function on the basis of financial information available electronically. Information utility will collect, authenticate, disseminate financial information will be used in insolvency, liquidation and bankruptcy proceeding. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मीन्स बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर लोन लेता है तो वो कितना लोन वो रीपे कर पाया और कितना लोन वो डिफ़ॉल्ट किया, वही बोलता है कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिलेट। कितना लोन वो लिया था और कितना लोन वो रीपे किया और कितना लोन वो डिफ़ॉल्ट किया, वही होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पार्ट 2 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो सेक्शन 4 टू सेक्शन 77 तक है, जो पार्ट 2 है। और ये जो पार्ट 2 है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि CA हो या CS हो या CMA हो, इन लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आता है जनरली।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो नहीं पूछता, आगे हम लोग को देखिए बोलता है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है तभी 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 कमेंस्ड होता है, मीन्स तभी स्टार्ट होता है जब कि कोई कॉर्पोरेट डेटर है जो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में, तभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्टेड होता है। तो कहता है कि द डिफ़ॉल्ट शुड बी ऑफ मिनिमम ₹1,00,000। ये कहता है कि जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट जो करता है कॉर्पोरेट डेटर जो डिफ़ॉल्ट करता है कम से कम ₹1,00,000 का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। बट एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो कोरोना कोविड-19 का समय चल रहा है, ये 1,00,000 को बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। 1,00,000 को बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। बट ये जो 1,00,000 से बढ़ा करके जो 1 करोड़ किया गया, वे अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ कि हाँ ये जो 1 करोड़ किया गया है वो कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। हम आप लोग इससे बेटर है कि आप ₹1,00,000 ही याद करके रखिए। द डिफ़ॉल्ट शुड बी ऑफ मिनिमम ₹1,00,000। अगर कम से कम ₹1,00,000 का डिफ़ॉल्ट करता है तो CIRP मीन्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। NCLT को करे अगर कंपनी हो, अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है तो DRT को अप्लाई करे। द अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बट शैल नॉट बी एक्सीड अप टू 1 करोड़। इसलिए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अभी इसलिए कोरोना के समय इसको बढ़ाया गया है। द रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन कैन बी डायग्रामेट्रिक। ये जो इसका टाइमलाइन दिया गया कि पहले तो अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है वो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने को, फिर कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो किसी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है। उसके बाद जब वो अपॉइंट करता है तो मोराटोरियम पीरियड होता है 180 और 180 डेज या 270 डेज। मीन्स बोलता है ना पहले तो मोराटोरियम पीरियड 180 दिन के लगाया जाता है। अगर 180 दिन में अगर कंपनी रिवाइव कर जाता है तो फिर ठीक है। अगर 180 दिन में भी अगर कंपनी रिवाइव नहीं कर पाता है तो कंपनी उसको एक्स्ट्रा 90 डेज और एक्सटेंड करता है कि चलो और भी मैं तुम्हें 90 डेज एक्सटेंड कर देता हूँ। इतना दिन के अंदर अगर कंपनी रिवाइव कर जाता है तो ठीक है। मगर जो 180 और 270 डेज जो दिया हुआ है ना, इस साल से एक और टाइम लिमिट किया गया है कि मैक्सिमम ये दोनों तो हैं ही, अगर इससे भी नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम आपको 330 डेज मैक्सिमम 330 डेज दिया जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट 330 दिन 330 डेज आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। इतना दिन में आप कंपनी को रिवाइव करिए। अगर कंपनी रिवाइव नहीं हो पाता है तो फिर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। फिर कहता है क्रेडिट कमेटी फॉर्मेशन, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है उसी को बोल रहा है कि बनाने के लिए। फिर कहता है कि 75% ऑफ क्रेडिटर अप्रूव देन इम्प्लीमेंट द प्लान। अगर 75% ऑफ क्रेडिटर अगर अप्रूव कर देता है तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लान, जो डिसोल्यूशन प्लान है। अगर 75% जो क्रेडिटर है अप्रूव नहीं कर पाता है तो फिर कंपनी का कुछ नहीं होने वाला है, लिक्विडेशन होगा। अब कहता है कि मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन कौन कौन होता है? कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कंपनी और LLP और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विथ लिमिटेड लायबिलिटी। कॉर्पोरेट पर्सन वही होता है जो कि कंपनी होता है, LLP होता है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसका कि लिमिटेड लायबिलिटी हो। बट एक्सक्लूड इसमें कौन कौन सा नहीं आएगा, इस कोड में कौन कौन सा नहीं आएगा कॉर्पोरेट पर्सन में? पहला तो फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं आएगा। द रीज़न इज डैट दे आर रेगुलेटेड बाई स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू वो चलाया जाता है। जैसे बैंक हो गया, जैसे जो बैंक हो गया ये स्पेशल एजेंसी के थ्रू चलाया जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, वो बैंक पे एप्लीकेबल है। जैसे कि बैंक है इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बैंक है जो कंपनी एक्ट के थ्रू तो चलाया नहीं जाता है, इसका एक अलग है बैंक का। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू बैंक चलाया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू बैंक को चलाया जाता है। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है IBC कोड 2016। तो इंश्योरेंस कंपनी भी IRDA के थ्रू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट
2099 के थ्रू चलाया जाता है, इसलिए जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है प्रोवाइडर है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इस पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कौन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट मीन्स स्टार्ट कर सकता है, तो कहता है कि वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर commit a default, a financial creditor or an operational creditor or the corporate debtor itself may initiate corporate insolvency resolution process in respect of such corporate debtor in matter as provided as per section 6 of insolvency and bankruptcy code 2016। कहता है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर अगर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है पेमेंट टू क्रेडिटर, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या कॉर्पोरेट डेटर हो, ये तीनों में से कोई भी NCLT या DRT को अप्लाई कर सकता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब कहता है कि पर्सन हु आर नॉट इंटाइटल टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कब CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट मीन्स स्टार्ट नहीं होगा, कौन सा सिचुएशन होगा कि जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। when undergoing a corporate insolvency resolution process, ऑलरेडी CIRP प्रोसेस में चल रहा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चल रहा है, तो चलते हुए में आप नेक्स्ट पिटीशन आप फाइल नहीं कर सकते हैं फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। कहता है कि हैविंग कंप्लीटेड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन किया था उसके पहले 12 मंथ्स पहले ही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ है तो भी नहीं कर सकता है। और ए फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज़ वायोलेटेड एनी ऑफ द टर्म ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान विच वाज अप्रूव्ड 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग, जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो वायलेट किया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का, तब भी वो इनिशिएट नहीं कर सकता। या इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम ए लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बीन मेड, अगर लिक्विडेशन ही ऑर्डर ही पास हो चुका है तो फिर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो कहता है कि 10 The application to initiate insolvency resolution process cannot be filed within 12 months or if there will be violation of condition of where the liquidation has been made। 12 मंथ वो तो ताकि जिस दिन कंप्लीट हो गया है उसके विथिन 12 मंथ तक आप फाइल नेक्स्ट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं CIRP के लिए। कहता है कि न्यू सेक्शन है सेक्शन 29A हैज़ बीन इंसर्टेड इन नवंबर 2017 में इंसर्ट किया गया है। पर्सन नॉट एलिजिबल टू रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट ए रिजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसर्ट विद सच पर्सन, जो कि कोई पर्सन है जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी वो शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट रिजोल्यूशन प्लान, तभी वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। कोई पर्सन अगर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो चाहे बिलफुल डिफ़ॉल्टर है मीन्स कभी वो पेमेंट नहीं किया रेजोल्यूशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन, कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन है चाहे कोई डिफ़ॉल्टर है वो भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्लान एन अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अंडर मैनेजमेंट, सब ऐसे ही है। चाहे जो कन्विक्टेड पर्सन है चाहे जो डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो सेक्शन 164 में जो लिखा हुआ है, जो उसमें अगर डिस्क्वालीफाइड है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर द सबमिशन ऑफ ए रिजोल्यूशन प्लान। यह देख लीजिएगा। अब नीचे आते हैं पॉइंट